ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है एफएम बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अमृता और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात में, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसी हस्तियों से जिन्होंने अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल किया है और दूसरों के लिए एक प्रेरणा है। और इसी तरह से आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी हस्ती जिनका इनोवेशन आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय है। आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यू एज इनोवेटर, द मैन बिहाइंड द फर्स्ट वैदिक क्लॉक ऑफ द वर्ल्ड, मिस्टर आरोह श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के स्टूडियो में। जी नमस्कार मैम, थैंक यू। और जैसे कि वैदिक घड़ी आजकल बहुत ही चर्चा में है, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इतना बड़ा इनोवेशन एक आपने किया है, तो किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं एक छोटे रास्ते से, एक राह से होती है। तो सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि जो हमारे रेडियो दस्तक के श्रोता हैं वो जाने आपकी इस जर्नी को, आपकी इस शुरुआत को। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप बताएं अपनी इस लाइफ की जर्नी के बारे में। जी, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने वैदिक घड़ी का उज्जैन में लोकार्पण किया। और फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने ये वैदिक घड़ी का टावर बनवाया और इस सपने को साकार करने में और पूरे विश्व के सामने लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और उसके बाद अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे हमने ये घड़ी के बारे में सोचा, कैसे इस कॉन्सेप्ट पे आए, कैसे वेदों के बारे में जान पाए। मेरा नाम आरोह श्रीवास्तव है और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो स्कूली शिक्षा है मैंने लखनऊ से ही करी। और स्कूल के बाद जैसे सब इंजीनियरिंग काफ़ी ट्रेंड में चलता है, तो मैंने बीटेक मैकेनिकल शुरू किया। जी, लाइफ में बहुत पर्सपेक्टिव नहीं होते थे तब, जो सब कर रहे हैं वही करते थे कि इंजीनियरिंग करनी होती है, जॉब करनी होती है, तो इंजीनियरिंग किया मैकेनिकल से। लेकिन जब सेकंड ईयर तक पहुंचा तो मुझे लगने लगा कि मतलब मुझे आगे अब कुछ लोग जॉब में जाएंगे, फोर्थ ईयर पास करके ऐसी जॉब मिलेगी, ये करेंगे। तो मुझे लगा कि मुझे मतलब इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो बिल्कुल इंटरेस्ट है नहीं एक्चुअली में जी। और मुझे थोड़ा समुद्र अट्रैक्ट करता था और मुझे मर्चेंट नेवी या नेवी, इंडियन नेवी, इस टाइप की जॉब करने में थोड़ा इंटरेस्ट आया। तो मैंने ऐसा सोचा कि जॉब भी अच्छी हो और ये पानी और वर्ल्ड घूमने का मौका मिलेगा, तो ये मर्चेंट नेवी एक बहुत अच्छा करियर होगा मेरे लिए। जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, मैं दुनिया घूम पाऊंगा। मुझे घूमने फिरने का काफ़ी शौक था बचपन से, तो मुझे लगा जॉब भी हो जाएगी, घूम भी लेंगे और बाकी पैसे भी कमा लेंगे। तो इसका कोर्स कहाँ अच्छा हो सकता था। मैंने सेकेंड ईयर में बीटेक फिर ड्रॉप करके मैंने ये मर्चेंट नेवी की पढ़ाई के लिए कॉलेज ढूंढना शुरू किया। और फिर मुझे एक कॉलेज मिला जो कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स कराता है। बीपी मरीन एकेडमी मुंबई में, नवी मुंबई में है, और साउथ टाइनसाइड कॉलेज साउथ शील्ड्स इंग्लैंड में है। तो इनका कोलैबोरेशन में कोर्स चलता है जो एक शॉर्ट कोर्स कराते हैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने के लिए। तो मुझे ये काफ़ी सही लगा कि जॉब ही करनी, पैसे कमाने, तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई क्यों करें। शॉर्ट पढ़ाई, अच्छा पैसा, तो जल्दी जो एम है पैसे कमाना वो जल्दी आ जाएगा और लंदन भी घूमने को मिल जाएगा। तो मैंने इसकी पढ़ाई के लिए, ये कोर्स के लिए अप्लाई किया। फिर घर पे बात करी, घर पे कन्विंस किया कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता हूँ और मुझे नहीं इंटरेस्ट आ रहा है इंजीनियरिंग में, तो एक एवरेज सा इंजीनियर बनूँ, इससे अच्छा मैं कुछ अपना इंटरेस्ट का कर लेता हूँ। दुनिया घूमूंगा, कुछ सीखने को मिलेगा, इंटरेस्ट से जॉब करूँगा तो थोड़ा अच्छा ग्रो भी जल्दी करूँगा। तो मैंने इसकी पढ़ाई करने के लिए पहले मुंबई में गया, फिर वहाँ से इंग्लैंड गया 2013 में, और वहाँ पर साउथ टाइनसाइड कॉलेज जो कि साउथ शील्ड्स में है, वहाँ पर मैंने मर्चेंट नेवी की पढ़ाई करी। उसके बाद फिर जब पढ़ाई कंप्लीट हुई तो पढ़ाई के दौरान भी कुछ एक्सपीरियंसेस लिए कि वहाँ पर प्राइम मेरिडियन बोला जाता है विश्व का, लंदन ग्रीनविच म्यूजियम पे जी। तो क्योंकि हमको टाइम के बारे में मर्चेंट नेवी में पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमें विश्व के अलग अलग टाइम जोन्स में जाना होता है, तो इसकी नॉलेज ज़रूरी है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था कि अब छुट्टी है तो मैं प्राइम मेरिडियन घूम के आता हूँ
और विश्व की जो शून्य रेखा है उस पे खड़ा होने का एहसास लेता हूँ। तो मैं ग्रीनविच म्यूज़ियम भी वहाँ पे गया, जहाँ पे जाके मुझे पहली बार समय के बारे में कुछ आइडिया स्ट्राइक हुआ कि समय की एक्चुअल इतिहास क्या है और समय एक्चुअली कैसे फंक्शन करता है। क्योंकि उसके पहले तो मैंने जो बुक में पढ़ाया गया उसको याद कर लिया। जैसे क्लास 3rd में घड़ी देखना सिखाया गया कि नीचे एक छोटा काटा हो ऊपर बड़ा काटा हो तो 6 बज रहे हैं, तो ऐसे करके हमने घड़ी देखना सीख लिया। फिर सूर्य ऐसे यहाँ से ईस्ट से उगता है वेस्ट में डूबता है, ये सिखाया गया, सीख लिया। फिर थोड़े बड़े हुए तो ये मालूम पड़ा अच्छा सूर्य उगता डूबता नहीं है, सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, तो वो सीख लिया। तो ज़्यादा क्यूरियोसिटी अंदर से नहीं जागी थी। लेकिन जब प्राइम मेरिडियन घूमने गया और शून्य रेखा घूमने गया, और वहाँ पर जब मुझे ये मालूम पड़ा कि एक्चुअली कोई शून्य रेखा नहीं है, ये एक मानी हुई जगह है, तो वो इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। मैंने कहा मैं तो विश्व की शून्य रेखा पे आया था फ़ोटो खींचने, और ये तो जी। कह रहे हैं कि एक्चुअल नहीं है, ये तो बस मान ली थी कुछ लोगों ने, इसलिए ये हो गई। तो जी। उस दिन पहली बार मेरे दिमाग में एक बार ये आया कि तो फिर शून्य रेखा होगी कहाँ, कुछ एक्चुअल भी होगा कि सब इंसान मान के ही बना देता है। जी। तो एक क्यूरियोसिटी वहाँ से जागी। फिर लेकिन अपनी जॉब करनी थी, आगे बढ़ना था, तो क्यूरियोसिटी जागी, क्यूरियोसिटी रह गई, एक क्वेश्चन बस जाग गया मन में। जी। फिर आगे मैंने इंग्लैंड में पढ़ते हुए रेस्टोरेंट्स वगैरह में जॉब करी, थोड़ा वहाँ की लोकल क्रिकेट टीम के लिए स्पोर्ट्स वगैरह खेले, अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश की कि कुछ अच्छा सीख भी पाऊँ, लोगों से कनेक्ट भी कर पाऊँ। फिर मैंने जॉब ज्वाइन करी मर्चेंट नेवी की, जिसमें भी मेरी ज्वाइनिंग इंग्लैंड से हुई। मैं अलग अलग देशों में घूमा, और प्राइम मेरिडियन को मैंने एक बार काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंस हुआ, जहाँ से फिर से मेरा जो दिमाग है वो 2-3 साल बाद फिर से समय की ओर आकर्षित हुआ। तो मैं एक बार इंग्लैंड से नीदरलैंड जा रहा था, 2016 की ये बात है। और जब इंग्लैंड से नीदरलैंड की जो रास्ता था उसमें प्राइम मेरिडियन को हमको एक ही दिन में 2 बार क्रॉस करना पड़ा। तो एक बार हमने वेस्ट में क्रॉस किया और एक बार हमने ईस्ट में क्रॉस किया। तो ऐसा एक ही दिन में 2 बार करने से जो मेरी ड्यूटी के आवर्स थे उस दिन वो 14 घंटे के हो गए, और मेरे जो रेस्ट के आवर्स थे वो 12 घंटे के हो गए। तो एक ही डेट में मैंने 26 घंटे की ज़िंदगी जी। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मतलब जी। मैं तो मतलब इतना कुछ देखता था, मुझे इतना मज़ा कभी नहीं आया। और वो जो चीज़ दिख भी नहीं रही थी वो सोच के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कि वाह 26 घंटे हो गए, ये तो कभी सोचा ही नहीं कि 24 के अलग भी कुछ हो सकता है। जी। तो फिर एक बार मन में क्यूरियोसिटी फिर से जागी, तो ये नंबर 24 ही क्यों होता है, हमने क्यों ऐसा निर्धारित कर लिया कि 24 ही नंबर हो, जी। कि लकी ड्रॉ में निकाला गया, 20 क्यों नहीं चुन लिया, 30 क्यों नहीं चुन लिया, 50 क्यों नहीं चुन लिया। तो फिर मैंने कहा इसके ऊपर थोड़ा इतिहास जानते, या ये आया क्यों ये जानते हैं। जी। तो इसके ऊपर सर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये बेबीलोनियन और इजिप्शियन सभ्यता में 24 घंटे का महत्व है। तो मुझे ये समझ में आया कि अच्छा ये साइंटिस्टों ने नहीं बनाया है, ये पहली बात बनाया है किसी सभ्यताओं ने। तो ये प्राचीन सभ्यताएं हैं जो समय का उपयोग करती थी, और वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर घड़ी या समय की व्यवस्था बनाई। जी। तो मुझे समझ में अच्छा, तो जो प्राचीन जो थे जितने भी कल्चर, तो मैंने सोचा उनको जानते हैं कि और भी क्या पता इनके अलावा भी और भी सभ्यताएं थी विश्व में। प्राचीन 9 सभ्यताएं 10 सभ्यताएं थी उस समय, आज से 2,500-3 हज़ार साल पहले। मैंने कहा उन सबको जानते हैं, और जी। कौन कौन नंबर को मानता था, हो सकता है कहीं पे कुछ और नंबर मिल जाए। तो ऐसे और पढ़ना शुरू किया तो मुझे मालूम पड़ा कि भारत में भी कालगणना की अपना सिद्धांत था और कालगणना की ये था। और ये सब मुझे मालूम पड़ा कि उज्जैन में प्राइम मेरिडियन हुआ करता था। ये सब चीज़ें मुझे तब पढ़ते पढ़ते समझ में आई कि, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वाह इंडिया में हुआ करता था, बहुत खुशी की बात है, हम कितने ग्रेट थे। तो बात आगे फिर बढ़ गई, फिर मैं जॉब आगे करने लगा। फिर जब मैं जॉब करके एक बार छुट्टी पे आया हुआ था घर, तो ऐसे ही ये और 1 साल बाद की बात है, मेरे दोस्तों से मेरी बात होने लगी और वो मेरे एक्सपीरियंसेस पूछने लगे कि तुमने भाई इतने देश घूमे, इतनी जगह जगह जाते हो, तुमको क्या सबसे अच्छा लगा, क्या सबसे तुम्हारे लिए एक चीज़ ऐसी बताओ जो सबसे तुम्हें लाइफ में इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने वही बताई जो मेरे साथ 26 घंटे वाला दिन हुआ। मैं कहा ये तो मतलब एहसास एकदम यूनिक था, क्योंकि वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कभी हो भी सकता है। जी, तो बिल्कुल। वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो उन लोगों ने बोला तो भाई 26 घंटे की घड़ी क्यों नहीं बनाते हैं। तो पता नहीं मेरी समझ में क्या आया, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि 26 तो यार देखो कैलकुलेशन में थोड़े एरर आएंगे, क्यों फ्रैक्शन में कैलकुलेशन जाएगी, पृथ्वी है 360 डिग्री की, तो 30 घंटे की घड़ी होनी चाहिए। और ऐसे ही मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया। फिर मैंने जब बोला ये बात, क्योंकि हम तारे सितारे की गणना मर्चेंट नेवी में किया करते थे, सेलेस्टियल नेविगेशन एक सब्जेक्ट होता है, वो हमें पढ़ाया जाता है, जिसमें जी। जीपीएस से अगर हमारा जहाज़ चल रहा है और मैग्नेटिक कंपास से जहाज़ चल रहा है,
तो उनमें क्या एरर है, जीपीएस क्या हमेशा सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ये जान पाने के लिए हम लोग तारे सूर्य की गणना से अपनी लोकेशन निकालते हैं, जिससे हमको मालूम पड़ता है कि हम पृथ्वी में कहाँ पर हैं एग्जैक्टली, और जो हमारा जीपीएस है वो एग्जैक्ट सही दिखा रहा है, कुछ मीटर गलत दिखा रहा है या कुछ किलोमीटर गलत दिखा रहा है, जी। इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए। तो इन चीज़ों की तो मुझे कुछ समझ थी, तो मैंने सोचा ये 30 घंटे की जो बात कह रहा हूँ तो एक लग तो मुझे लॉजिकल रही है, तो इस पर क्यों ना कुछ गणना करके देखी जाए, और एक अपने मन से 30 घंटे घड़ी बना देता हूँ। जैसे 24 घंटे किसी ने घड़ी बना दी, अब मैं 30 की बनाता हूँ। तो इतना मुझे एहसास नहीं था कि मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ वो मेरी लाइफ को कहाँ टर्न अराउंड कर देगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं जी। एक 30 घंटे की घड़ी बनाई अपने दोस्तों के साथ मिलके, और बहुत खुश हो गए कि हमने अपना समय ला दिया। जी, तो यानी कि जो एक बीज का रोपण हुआ था इंग्लैंड में ग्रीनविच की रेखा पर जब आप गए और वहाँ पर ये क्यूरियोसिटी आपके मन में जागी, तो वो जो बीज बना था वो धीरे धीरे पौधा बन के आज एक पेड़ के रूप में इस वैदिक घड़ी के रूप में आज उज्जैन में स्थापित है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आप इतना दुनिया को आपने घूमा, समय के अंतर को आपने देखा, बहुत तरह के आपने करियर में भी देखे काम कर कर के। तो आज की स्थिति में जब ये घड़ी भी स्थापित हो गई, आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं? क्या सोच है आपकी इस दुनिया को लेकर? जी, मैं दुनिया को, जो मेरा नज़रिया है कि आज से जब स्टोन एज रहा होगा तो जो मानवता थी वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी। तो जो ग्रुप एक साथ होता था वो अपने आसपास की नदी खोजता था, वहाँ पर अपना आशियाना या आशय बनाता था, आश्रय बनाता था जहाँ पर वो रहता था। और कम्युनिटीज़ बहुत खंडों में डिवाइडेड थी। लेकिन फिर व्हील का आविष्कार हुआ तो गाड़ियाँ बनी, हाथ गाड़ियाँ बनी, लोगों की जर्नी थोड़ी बढ़ पाई, तो लोग अपने क्षेत्र को जो लिमिटेड थे वो थोड़ा और मिल पाए, और कल्चर थोड़े और इंटरमिंगल हो पाए, और लोगों का दायरा 100-200 किलोमीटर तक बढ़ा। फिर जब और टेक्नोलॉजी में बढ़ाव आया, रेल आई, तो और इसके दायरे बढ़े, फिर और ये इसका दौर बढ़ा। तो टेक्नोलॉजी के साथ और इंसान के विकास, एवोल्यूशन के साथ इंसान का जो दायरा था वो बढ़ता गया, और अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम एक सेकंड में पूरे विश्व को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम अभी भी विश्व में अलग अलग खंडों में डिवाइडेड हैं। तो मेरा तो अब ये मानना है कि विकास और एवोल्यूशन की जब टेक्नोलॉजी की हम इस परिस्थिति में आ चुके हैं, तो हमारे पूरे विश्व में हमको, अलग अलग देश तो हैं लेकिन हमको एक पूरे पृथ्वी की तरह भी एक्ट करना सीखना चाहिए, कि एक पूरी पृथ्वी के भी नियम होने चाहिए। हमको एक पृथ्वीवासी की तरह एक्ट करना चाहिए, ना कि अलग अलग देशवासियों की तरह। जैसे पहले छोटे छोटे कबीले की तरह लोग एक्ट करते थे, अब वो दायरा बढ़ के मेरे हिसाब से वो देशों में बदल चुका है। जो कि अब टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट के बाद और इतनी नई एज में, जब लैंग्वेज भी इतना बड़ा बैरियर नहीं रहेगी, हम दूसरी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके किसी की लैंग्वेज भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो हमको पूरे विश्व के लिए, एक मानवता के लिए एक साथ सोचना चाहिए। और जो भी विकास करे, जो भी टेक्नोलॉजी बनाए, तो वो पृथ्वी को और मानवता को मद्देनज़र रखते हुए ये कार्य होने चाहिए। ये मेरा विचार है। जी, बहुत ही दूर की नज़र हमें समझ में आ रही है आपकी बातों से। और मुझे लगता है कि ये उस दूर की सोच का ही परिणाम है कि आप इस वैदिक घड़ी को आप बना पाए। तो हम आगे आपसे इस घड़ी के बारे में ही जानना चाहेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि आपने जैसे बताया कि दोस्तों के साथ चर्चा हुई और उस विषय का बारे में आपने और सोचा, और इस घड़ी की रचना एक तरीके से हो गई, पर बिल्कुल आसान काम रहा नहीं होगा ये। तो हम उस यात्रा के बारे में भी जानना चाहेंगे, किस प्रकार से आपने इस घड़ी को डेवलप किया, इसका वेदों से किस प्रकार से आपने इसे जोड़ा, तो इस बारे में भी ज़रूर बताएं। जी, तो सबसे पहले मैंने ये 2017 में ये एक 30 घंटे की घड़ी बनाई। तब मुझे बिल्कुल भी कोई ज्ञान नहीं था कि ये वेदों में है या इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे इसका कुछ नहीं पता था। मुझे ये पता था कि रात के 12 बजे डेट बदलती है, ये मुझे गलत लगती है, ये बदलनी चाहिए सूर्योदय पे। और मुझे 30 नंबर बड़ा अच्छा लगता था कि वो बड़ा आसान सा नंबर है। तो मैंने जी। बस इसलिए, एक मुझे कुछ नहीं करना था इसके साथ लाइफ में बहुत ज़्यादा, एक 30 घंटे की बस मैंने एक घड़ी बना के रख ली थी जो सूर्योदय पे शून्य करे। लेकिन फिर लाइफ में मुझे ये था, 2017 में मैंने ये सोचना शुरू किया कि उस समय काफ़ी इंडिया में 2014 के बाद से स्टार्टअप इंडिया, और इंडिया में स्टार्टअप्स होने चाहिए, तो ये बहुत प्रमोट होता था। जी। तो मैं भी जब मर्चेंट नेवी में था तो मैं देखता था कि हम तो जॉब कर रहे, ठीक ठाक कमा रहे हैं,
लेकिन जो हमारे ओनर्स हैं वो हैं सही में सुपर रिच, और वो कर रहे हैं अच्छा काम, हम तो उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने जी। कहा ये स्टार्टअप इंडिया वाली बात जो मोदी जी कहते हैं बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं भी अपना कुछ करता हूँ, और अपना कुछ करते हैं, अपना कुछ खोलते हैं, हम भी एक दिन कुछ बड़े आदमी बनेंगे। तो ऐसा ये विचार था मन में। तो ये घड़ी तो बना दी और ये साइड में हो गई, ये मतलब मुझे इसके आगे मैंने चीज़ें इस पे ध्यान देना कम कर दिया। मैं सोचा अब इसको जब मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाऊंगा, मेरी दुनिया में थोड़ी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी, तब मैं बताऊंगा, वरना तो लोग कहेंगे ये अपना समय लेके आ गया, थोड़ा अजीब सा आदमी है। जी जी। तो मैंने कुछ यहाँ पे इंडिया में स्टार्टअप करने की कोशिश करी, एक इवेंट कंपनी डाली, एक कैफ़े शुरू किया और उस पे काम करना चालू किया, और साइड में ये घड़ी पे थोड़ी थोड़ी मैं करता रहता था कि इसको सही बनाने में, क्योंकि उसका जो प्रोसेस था कि सूर्य पे शून्य हो जाए, उसकी मैंने मैथमेटिक्स तो कर ली थी, लेकिन जी। उसकी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई थी। तो उस पर बहुत थोड़ा सा समय दिन में अपना या हफ्ते में अपना 3-4 घंटे देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन साइड में वो चलता रहता था। फिर एक बार 2019 में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ लाइफ में कि जो कैफ़े में चलाता था वहाँ पर कुछ लोग आए, काफ़ी वहाँ पर बवाल हो गया, वहाँ पे काफ़ी तोड़ फाड़ हो गई, मैं भी काफ़ी टूट फाट गया। तो मैं काफ़ी महीनों तक बेड रेस्ट पे था, तो मैं ऐसे पड़ा रहता था काफ़ी 2-3 महीने। तो मैं सोचता था कि क्या किया जाए लाइफ में, अब तो दुकान भी जो चालू की थी वो भी बेकार हो गई, सब टूट टाट गया, तो क्या करना चाहिए। तो मन में ही ऐसे सवाल करता था कि जो कर रहे हैं, मैंने वो जॉब छोड़ी थी, स्टार्टअप करेंगे, स्टार्टअप भी बेकार हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो पता नहीं मन में एक ख्याल आया कि जो मैं घड़ी कर रहा था मुझे उस पर थोड़ी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस दिन जब मार खा रहा था तो मर भी जाता। तो मैं अपनी जो चीज़ मैंने सोचा था बुढ़ापे में 50 साल के बाद करूँगा, तो मैं तो अभी मर जाता, तो ये तो कोई करता भी नहीं, तो मेरी कॉपी में रह जाती। तो मैंने कहा अभी जिंदा बच गया हूँ, क्या पता कितने साल हूँ, तो पहले इसको करता हूँ। तो मैंने जी। अपने भाई से बात की कि देखो ये 30 घंटे वाली घड़ी अब बनाओ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। तो मैंने जी। इसका कॉन्सेप्ट निकाला, इसकी कैलकुलेशन बनाई, और उससे कहा इसकी घड़ी बनाते हैं। तो उसने कहा हाँ भाई बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। तो हम लोग पहले मैकेनिकल तरीके से इसको बनाने का प्रयास करते थे, और यही तभी हमें समझ में आया कि मैकेनिकल घड़ी सूर्योदय नहीं नाप सकती, क्योंकि हमने सूर्योदय नपवाने की मैकेनिकल घड़ी से बहुत प्रयास किए। फिर समझ में आया कि डिजिटल एरा है, इंटरनेट का ज़माना है, सैटेलाइट्स हैं, तो हम क्यों मैकेनिकल के पीछे पड़े हैं। तो मैंने अपने जी। भाई से बात करी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, उसने कहा हाँ भाई एम्बेडेड सिस्टम है, ये सब है, ये सब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और तुमने फार्मूला दिया ही है। तो जब हमने ये डिसाइड हो गया कि टेक्नोलॉजी हम क्या यूज़ करने वाले हैं, और हमें समझ में आया कि हम बन जाएगी, तो हमने सोचा इसका नाम क्या रखते हैं। तो मेरे भाई ने ही मुझे बोला कि भाई इसका नाम ब्रह्मा घड़ी रखते हैं। हम लोग बचपन में महाभारत देखते थे, कुछ देखते थे, उसमें बोलते थे मैं समय हूँ, तो जी। ऐसी टाइप की फैंटेसी हम लोग के दिमाग में चल रही थी। तो हमने कहा ठीक है, तो इसको रिसर्च करते हैं, इसके नाम को किसी ने ले ना रखा हो या इसकी क्या हो। तो हमने उस पर रिसर्च किया, तो मुझे तब वहाँ से मेरा आध्यात्म की तरफ एक जर्नी शुरू हुई। मुझे मालूम पड़ा कि ब्रह्मा का भी एक समय होता है, उनके 100 वर्ष की भी एक आयु होती है, उसके बीच में युगों का एक चक्र होता है, और उसी युगों के चक्र का एक पार्ट 30 मुहूर्त होता है, जिसको एक अहोत्रा में 30 मुहूर्त, मतलब एक दिन में 30 मुहूर्त। तो मेरा एक 30 घंटे की घड़ी बनाई थी, और मैंने देखा एक दिन और रात और 2 सूर्योदय के बीच के पीरियड को 30 मुहूर्त लिखा हुआ है। तो वो मुझे मुहूर्त नहीं, वो मुझे 30 घंटे ही दिख रहे थे, 12 मुझे दिख रहा था, ये तो घंटे ही लिखे हुए हैं। तो मुझे तो ये बड़ा अपने अंदर एक चमत्कार सा लगा कि ये कैसे मतलब मैच कर गया। और फिर मुझे लगा कि मे बी ये होना ही था, तभी मेरे माइंड में आया, वरना मैं क्यों सोचूंगा ये 30 ही होना चाहिए। और ये आज मुझे दिख रहा है कि ये ऋग्वेदों में दिया है, ये हमारी काल गणना के सिद्धांत में दिया है। तो मैंने कहा इसको अब डीपली जानता हूँ, इसको सीखता हूँ, ये क्या सिद्धांत बता रहा है, और मेरी जो चीज़ है इसको अब इससे समाहित करता हूँ कि ये दोनों, अब जब ये 30 नंबर मेरे मन का और ये 30 नंबर मुहूर्तों का एकदम मैच कर रहा है, तो अब इसी के ऊपर आधारित टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए। तो मैंने इसके ऊपर एक घड़ी का कोड बनाया। मेरा एक और मित्र है विशाल सिंह, वो आईआईटी दिल्ली से है, फिज़िक्स डिपार्टमेंट से, आजकल वो लंदन में जॉब कर रहा है। और साथ ही जो ये वैदिक घड़ी है, इसके पीछे के जो कोड्स हैं वो हमारी हेल्प आउट करता है। तो इसमें और भी इंजीनियर शामिल है, मेरा छोटा भाई है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मेरा फ्रेंड है विशाल सिंह, तो उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया है। तो उन्होंने इसका जब कोड बनाया और मुझे बताया कि भाई देखिए ये चल रही है घड़ी, जी। तो हमने सोचा अब घर में हम लोग ने बना ली। मेरे 3-4 दोस्त बहुत खुश हैं, और कई लोग बहुत अजीब भी सोच रहे हैं कि ये क्या बना रहे हैं, जी। कौन मानेगा, तुम 24 घंटे चल रहे हैं, हम ही नहीं मानेंगे तो और क्यों मानेगा। तो मैंने कहा बात तो सही है, कोई मानेगा तो नहीं, मेरे घर में ही लोग नहीं मान रहे। तो मैंने आइडिया सोचा कि अब इसको फैलाया कैसे जाए।
तो अपने दोस्तों में बैठ के, अपने पिताजी के साथ बैठ के हमने डिस्कशन किया कि कैसे इसको फैलाना चाहिए। तो किसी का सजेशन था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग या इसकी मार्केटिंग करो, इसके कुछ करो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत साल से जॉब भी नहीं कर रहा था और फिर मेरा कैफ़े भी ख़राब हो गया था, तो मेरे पास बहुत पैसे भी नहीं थे तो इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाऊँ। तो क्योंकि 2020 में फिर कोरोना आ गया, तो और भी टाइम मिल गया, मुझे चोट भी लगी हुई थी, उसके बाद कोरोना भी आ गया, तो 6-7 महीने ऐसे निकल गए कि घर में ही थे। तो और भी पढ़ाई करने लगे, आध्यात्मिक और भी किताबें पढ़ने लगे, अपने भारत के महापुरुषों के बारे में पढ़ने लगे। तो मैंने उनसे एक चीज़ सीखी कि इन्होंने पद यात्रा करी भारत में कुछ ज्ञान पाने के लिए या पहुंचाने के लिए। तो मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि ऐसा कुछ करता हूँ। तो मेरे पास एक दोस्त की साइकिल रखी हुई थी, तो मैंने सोचा एक साइकिल यात्रा करता हूँ, थोड़ा ये अच्छा होगा कि कोई ऐसे तो मुझसे मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे ट्राई भी किया। जब ये मैंने घड़ी नहीं, मैंने लोगों से मिलने गया तो मैं कोई टाइम ही नहीं देता था, मैं बाहर बैठा रहता था और ऐसे लोग बोलते थे कि मिलेंगे मिलेंगे या वो है नहीं करके, तो मैं फिर बैठा रह जाता था। तो मुझे लगा साइकिल से जाऊंगा मेहनत करके, तो लोगों को लगेगा चलो आओ, ये साइकिल से आया, इससे मिल लें। तो एक मैंने सोचा एक तुक्का लगाते हैं। तो मैंने एक यात्रा अपने मन में प्लान करी कि मैं यहाँ से लखनऊ से निकलूँगा कन्याकुमारी तक और भारत के एंड तक पहुँच जाता हूँ, और वहाँ पे बीच में जितने लोग मिलते जाएँ उनसे मिलता जाता हूँ, उनको अपनी बात बताता जाता हूँ। तो ये मैंने अपना विचार अपने दोस्तों में, अपने घर पे रखा। तो उन्होंने फिर मुझे अच्छे सजेशन दिए कि अब ये करने ही वाले हो और तुमने एकदम ठान लिया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर दी कि अचानक से इतनी कर भी नहीं सकता था। तो कुछ एक्सरसाइज शुरू करी, कुछ साइकिलिंग की प्रैक्टिस शुरू करी कि दिन में 150 किलोमीटर कर पाऊँ। तो उस दौरान और भी आइडियाज़ दोस्तों से, मेरे पिताजी से मुझे मिले कि कहाँ कहाँ मुझे जाना चाहिए। तो एक मेरे मन में ये ख्याल आया कि समय के देवता तो शिव होते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे जितने शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, वहाँ जाना चाहिए। शायद वहीं ये बात कुछ ऐसे मन में आया मेरे कि वहाँ जाऊँगा तो शायद मेरा कुछ काम हो जाए, वहाँ के लोग सुन लें कि समय के देवता शिव है वहाँ की, वहीं शायद कुछ करा देगा, कुछ दे दे धक्का कि आगे बढ़ जाए बात। तो मैंने कहा हाँ यही करते हैं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने निकलता हूँ। तो मैंने सोचा 3000 किलोमीटर की पहली यात्रा तो ऐसे कमिट कर दूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने पहले लखनऊ से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का सोचा। मैंने कहा 300 किलोमीटर अगर कर लिया और थोड़ा लगा कि हाँ कर सकते, जिंदा बच जाएंगे, तो पूरी जर्नी करेंगे। तो सोचा तो था करूँगा पूरा लखनऊ से कन्याकुमारी, लेकिन उसको 2 पार्ट में मैंने सोचा है। पहले बनारस तक जाते, अपने अंदर बड़ा गोल नहीं बनाते, पता चला रास्ते में निपट गए। तो करना शुरू किया मैंने और बनारस तक मैं 4 दिन में पहुंच गया। तो ऐसे बाराबंकी, अयोध्या, फिर अंबेडकर नगर, जौनपुर और बनारस, ऐसे करते हुए मैं 4 दिन में बनारस पहुंचा। काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। थोड़ा पैर दर्द ये सब तो हो ही रहा था, क्योंकि कभी किया नहीं था, पीठ दर्द हो रहा था बहुत। लेकिन जब पहुंच गए तो इतना अच्छा लगा कि वाह 300-350 किलोमीटर चला है। जहाँ पे रुक रहा था उन लोगों को मालूम पड़ रहा था साइकिल से आए हैं, तो वो लोग बड़ा खुश हो रहे थे, तो मुझे और मज़ा आ रहा था। अरे वाह, वो लोग मुझे बड़ा अच्छा समझ रहे हैं कि इतना अच्छा जर्नी करके आए हैं। तो मैंने कहा अब तो किया जा सकता है पूरे कन्याकुमारी तक, और धीमे धीमे इसको करता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं लखनऊ पहुँचा और वहाँ से फिर मैंने कन्याकुमारी के लिए इस यात्रा को शुरू किया, जिस यात्रा में फिर मैं यहाँ से लखनऊ से निकला, कानपुर रुका, उन्नाव रुका, उरई रुका, झांसी रुका। इन सब जगह अलग अलग लोगों से मिलता रहा। कुछ पर्चे मैंने बनवा लिए थे ऐसे फ़ोटोकॉपी करा के, जिसमें 30 मुहूर्त की गणना और ये सारी टाइम सिस्टम की कि ये अंग्रेज़ हमसे ले गए और प्राइम मेरिडियन भारत में था और 30 मुहूर्त का समय हमारा है, और ये 24 मुहूर्त, ये 24 घंटे का कहाँ से आया। ऐसी एक शॉर्ट में 1 पेज की इन्फॉर्मेशन बना के मैं निकला और पूरे भारत में इसको जो भी मुझे मिलता गया जनरली मैं उसको बांटता गया, और ज्योतिर्लिंगों पे जाके दर्शन करके वहाँ भी ये बताता गया, और वहाँ शिव जी के चरणों में भी चढ़ाता गया कि कुछ तो काम हो जाए। और ऐसे करके मैंने पूरे भारत की यात्रा करी और इस घड़ी के बारे में लोगों तक बताया। जब इसके बताते हुए मैं उज्जैन में आया, तो उज्जैन में काल गणना का, क्योंकि ये प्राचीन समय से केंद्र रहा है, तो यहाँ तो आके अद्भुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और समय की गणना के बारे में यहाँ पर जो मैं सीख पाया कि यहाँ पर डोंगला मौजूद है, यहाँ पर जंतर मंतर है, जीवाजी वेधशाला, जो सब काल गणना के लिए ही स्थापित करी गई है। और विक्रमादित्य के ही समय से यहाँ पर काल गणना के ऊपर काम होता आया है। वारामीर ऋषि ने काम किया है और बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं उज्जैन से जिन्होंने काल गणना पर काम किया है। और महाकाल खुद स्वयं यहाँ पर मौजूद है। कालों के काल महाकाल, काल समय का ही स्वरूप है। तो यहाँ पर तो सीखना ही था, और यहाँ से जो नॉलेज गेन करी तो मुझे समझ में आया कि जो प्राइम मेरिडियन मुझे भारत में लाना है
तो उसके लिए उज्जैन में ही इसका सबसे पहला समय की कोई जो स्थापना है यहीं से शुरू होनी चाहिए। फिर इस रास्ते में मुझे कई लोग मिलते गए जिन्होंने मेरी फिर बात पहुंचाने में मदद भी करी। मुझे सबसे पहले इंदौर में जब मैं पहुंचा तो वहाँ पर उषा ठाकुर दीदी मिली, उन्होंने मुझे फिर आगे मिलवाया श्री राम तिवारी जी से, जो कि विक्रमादित्य शोधपीठ के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने भेंट कराई डॉक्टर मोहन यादव जी से, जो कि उस वक्त उच्च शिक्षा मंत्री थे, और उनको मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया। और ऐसे फिर उनको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो ये कैसे अब एक्चुअल प्रोसेस में आए कि इसकी गवर्नमेंट सुने और भारतीय काल गणना पर विचार किया जाए और लोगों के समक्ष आ सके। फिर उन्होंने इस पे कार्य शुरू किया और हम सब ने मिलके फिर ये वैदिक घड़ी को यहाँ पर उज्जैन में स्थापित किया कि आगे चल के विश्व की शून्य रेखा उज्जैन से गुजरे और भारत काल गणना का केंद्र बन जाए और विश्व के मैप पे सेंटर में आए, ताकि हम फिर से विश्व में एक विश्व गुरु की तरह जाने जाएं। जी, बहुत ही ये उतार चढ़ाव भरी और एक अद्भुत यात्रा के बारे में आपने बताया इस घड़ी के बनने और फिर इसके स्थापित होने की। तो अब जब ये घड़ी उज्जैन में स्थापित हो चुकी है, तो हम उज्जैन वासी भी जब जा के उस घड़ी को देखते हैं, तो जैसा कि आपने बताया कि पहले तो ये 30 घंटे की घड़ी है, तो ये हमारी सामान्य जो एक अपनाई हुई स्टैंडर्ड घड़ी है उससे तो अलग है ही। तो कोई भी आम व्यक्ति वहाँ जाता है तो वो देखता है कि ये तो कुछ और समय हो रहा है, हमारी घड़ी में तो कुछ और समय हो रहा है। तो इस समय के अंतराल को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक आम व्यक्ति समझ सके कि इस वैदिक घड़ी में और जो उसके पास एक स्टैंडर्ड घड़ी है उसमें कैसे अंतर है? जी, जो अभी स्टैंडर्ड घड़ी है हमारी, क्योंकि हमारी सारी व्यवस्था विश्व की और हमारी लाइफ की ये सारी व्यवस्था बनी है स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के ही जो आधार पे ये बनी है जी। और ये मैकेनिकल सिस्टम पे ही हमने आधारित की है, क्योंकि ये 150-200 साल से हमारे अंदर इंटीग्रेटेड है, हमारे हर सिस्टम में इंटीग्रेटेड है। तो हमारी ये जो 24 घंटे की घड़ी है ये रात के 12 बजे डेट बदलती है और इसमें शून्य तब बजता है जब रात के 12 बजते हैं जी, जिसकी वजह से सूर्य उदय का समय हर दिन बदलता जाता है। बिल्कुल। तो जो हमारी वैदिक घड़ी है ये 30 मुहूर्त की, इसमें जब शून्य बजता है उस वक्त सूर्य उदय हो रहा होता है। तो ये जो काल गणना हमारी 30 मुहूर्त की है, ये आज का जब सूर्योदय हुआ है और कल का जब सूर्योदय होगा, इन दोनों के बीच का जो कालखंड है ये 30 मुहूर्त में विभाजित है। तो ये नंबर इसमें जो आएंगे ये बिल्कुल ही अलग हैं हमारी 24 घंटे की परिभाषा से, लेकिन हमने इसको वहाँ इसलिए लिखा है जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या पंडित हैं वो ऑलरेडी इस सिस्टम को जानते हैं, उनके लिए तो ये आज भी कारगर है कि उनको हमारे 24 घंटे के समय को लोकल मीन टाइम में कन्वर्ट करके इस वाले सिस्टम में डाल के कुंडली बनानी होती होगी। आज ये घड़ी देखते ही वो ये समझ जाएंगे, लेकिन जनरल पब्लिक में इसकी अवेयरनेस नहीं थी क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी और टेक्नोलॉजी ही माध्यम है सब तक पहुंच पाने का। तो ये टेक्नोलॉजी बना कि ये लाने का आधार ये है कि सबसे पहले लोगों में ये क्यूरियोसिटी जागे कि ये नंबर अलग क्यों आ रहे, तो ये जाने कि ये पहली बात तो ये 24 घंटे ही नहीं है, ये 30 घंटे है। फिर ये रात के 12 बजे पे भी आधारित नहीं है, ये सूर्योदय पे आधारित है। तो ये कॉन्सेप्ट ही अलग है, ये लोकल मीन टाइम का कॉन्सेप्ट है या सोलर टाइम का कॉन्सेप्ट है जो ये घड़ी जिस कॉन्सेप्ट को दर्शाती है। तो भारतीय काल गणना भी कि जो सूर्य सिद्धांत की ये चीज़ है हमारी सूर्य सिद्धांत, उस पे आधारित ये घड़ी है। तो इसके नंबर्स तो अलग हैं, लेकिन इसका जो आगे चल के या प्राचीन काल में भी साइंटिफिक और कल्चरल इम्पोर्टेंस थी वो इसकी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे शून्य पे मैंने सूर्योदय का एक एग्जांपल दिया, तो अब एक कल्चरल इम्पोर्टेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में क्या सुना है? जी बिल्कुल। तो ब्रह्म मुहूर्त में योग और मेडिटेशन करने के लिए उसको सबसे अच्छा समय माना गया है। बिल्कुल। तो उसके लिए सुबह 4:30 से 5 के बीच में लोग जागते हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त में जागें और वो योग करें, मेडिटेशन करें, जिससे ब्रह्मांड की जो बेस्ट ऊर्जा है उस चीज के लिए वो उनको प्राप्त हो जाए। जी। लेकिन एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय से 96 मिनट पहले। 96 मिनट मतलब 2 मुहूर्त, एक मुहूर्त होता है इंग्लिश समय के हिसाब से 48 मिनट का। तो एग्जैक्ट 2 मुहूर्त पहले सूर्योदय से होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो आज मान लीजिए अगर 4:30 बजे आप उठ रहे हैं तो वो तभी सही है ब्रह्म मुहूर्त अगर सूर्योदय 6 बजे हुआ हो।
लेकिन अगर सूर्योदय हुआ 6:40 पे, जैसे आज उज्जैन में 6:42 पे सूर्योदय हुआ, तो हमारी घड़ी में तो शून्यतम बज रहा है, तो 2 मुहूर्त पहले तो 4:30 नहीं बजा, वो कुछ 5:15, 5:20 ऐसा हुआ। तो आप जल्दी भी जाग गए उस मुहूर्त का उपयोग करने के लिए, और आपने उस ऊर्जा का उपयोग भी नहीं किया। लेकिन हमारी घड़ी में जब भी 28 बजेगा तब ब्रह्म मुहूर्त ही हो रहा होगा। और ये डिपेंड नहीं करता आप कहाँ पर हो, आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो, आप पूरे विश्व में कहीं पर भी हो, हमारी घड़ी में 28 बजा मतलब ब्रह्म मुहूर्त ही है। तो इस तरीके से हर मुहूर्त की अपनी एक कल्चरल इम्पोर्टेंस है। जी, तो आज रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के वो सभी श्रोता जो आरव श्रीवास्तव जी को एक हस्ती से मुलाकात कार्यक्रम में सुन रहे हैं, वो सभी समझ गए होंगे कि जो हमारी वैदिक घड़ी है उज्जैन में लगी हुई है, और जो उसे देख कर भी गए हैं, और वो टाइम का जो उनको अंतर समझ नहीं आ रहा होगा कि ये हमारी घड़ी में तो इतना बज रहा है, इस घड़ी में ये कुछ अंतर क्यों है, वो आज सभी समझ गए होंगे, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया कि किस प्रकार से ये वैदिक घड़ी काम करती है। और यानी कि इस वैदिक घड़ी के अनुसार सूर्योदय से दिन शुरू होगा, जो एक स्टैंडर्ड टाइम में रात को 12 बजे से एक नया दिन शुरू होता है, और हमारे वेदों के अनुसार और हमारी एक संस्कृति के अनुसार जो सूर्योदय से दिन को माना जाता था, तो ये वैदिक घड़ी उसके अनुरूप है, और सूर्योदय से दिन की शुरुआत कर रही है। सूर्योदय के समय पर इसमें 0 बज रहे हैं। तो ये जानकारी हमारे उज्जैन वालों के लिए बहुत ही लाभप्रद रही होगी, और जिनको नहीं पता होगा आज वो सभी समझ गए होंगे कि इस घड़ी को कैसे देखना है। आगे आरोह जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने ये तो बताया कि किस प्रकार से ये घड़ी मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त और इस तरह के बहुत से मुहूर्त देखने में बहुत ही कारगर है, और क्या क्या आपको लगता है कि फ़ायदे हैं इस वैदिक घड़ी के? और आज तो एक ये घड़ी लगी है, आगे ये हमारे पूरे भारत में और पूरे विश्व में इस घड़ी को अपनाया जाए तो क्या फ़ायदे हैं इस घड़ी के? जी, इस घड़ी के और भी जो साइंटिफिक फ़ायदे हैं, जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड को हम इस नई डिजिटल समय प्रणाली से दे सकते हैं, वो ये हैं कि जैसे हम अपने वेदों के अनुसार और अपने कल्चरल के अनुसार जो मुहूर्त हैं, अब उसको तो यूज़ कर ही रहे हैं। साथ ही जो काल गणना का केंद्र उज्जैन में बनता है, एक्चुअली साइंटिफिकली जो सेलेस्टियल इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, तो इस टाइप की चीज़ों को हम दर्शा सकते हैं विश्व को कि ये एक्चुअल पॉइंट है। एक तो प्राइम मेरिडियन यहाँ पर भारत में ला सकते हैं, ये चीज़ विश्व में प्रपोज करके, और विश्व को और क्या हम फ़ायदा दे सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज, साइंटिफिक वाइज, या नेचर को क्या फ़ायदा दे सकते हैं इस घड़ी से। इस टाइप की कई चीज़ें इस घड़ी में, जैसे 70 से ज़्यादा देश डे लाइट सेविंग टाइम का उपयोग करते हैं। तो डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है, जिसमें वो एक देश ठंड आने पे अपने समय में 1 घंटा माइनस कर लेता है, ताकि वो सूर्य की रोशनी का उपयोग कर पाए और बिजली की थोड़ी उपयोगिता को कम किया जा सके। तो डेली इतने 70 से ज़्यादा देश हैं जो डे लाइट सेविंग टाइम का उपयोग कर रहे हैं। फिर ऐसे भी कई देश हैं जो विश्व में बहुत बड़े हैं, जैसे भारत 3000 किलोमीटर वर्ग में फैला है, चीन बहुत बड़ा देश है, लेकिन उनमें तो एक ही टाइम जोन चल रहा है। कुछ ऐसे देश हैं जैसे रशिया, एक ही देश में 7 टाइम जोन है। फ्रांस अपने उपमहाद्वीपों को मिला के 11 टाइम जोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे बहुत से सिंगल देश हैं जिसमें मल्टीपल टाइम जोन है, और ऐसे बहुत बड़े देश हैं जिसमें एक ही टाइम जोन है, जैसे भारत में एक टाइम जोन चल रहा है और पूरा भारत उसी पे कोऑर्डिनेट चल रहा है। तो जिसकी वजह से बहुत सारी बिजली का दुरुपयोग हो रहा है भारत में, और ऐसे विश्व में भी हो रहा है। तो हमारी घड़ी क्योंकि सूर्य पे आधारित है, तो ये लोकल मीन टाइम के कॉन्सेप्ट को भी दिखा रही है। इसमें जब भी 0 बज रहा है, सूर्योदय हो रहा है, तो ये जो सूर्य की वेरिएबिलिटी है ये रोज हम काउंट कर रहे हैं। इसलिए डे लाइट सेविंग टाइम जैसी चीज़ों को +-1 आवर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम हर दिन जो हर सेकंड सूर्य का जो मोशन बदल रहा है या पृथ्वी का मोशन बदल रहा है सूर्य के अनुरूप, हम उसको काउंट कर रहे हैं, और हर दिन हम उसको फिक्स कर दे रहे हैं कि 0 पे तभी सूर्योदय हो रहा है। तो ये जो डे लाइट सेविंग टाइम का कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म हो जाएगा, और डे लाइट सेविंग टाइम का कॉन्सेप्ट ख़त्म होने से और लोकल मीन टाइम पे आधारित किसी शहर को या किसी प्रदेश को चलने से लाखों हज़ारों करोड़ों की बिजली पूरे विश्व में बचाई जाएगी। तो ये हमारा एक मेन पर्पस है कि कल्चर के साथ जो विश्व का फ़ायदा बिजली बचाने में और लोगों के स्वास्थ्य में, कि हम नेचर से सिंक होके ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस, जैसे हमारा कैलेंडर ऑलरेडी, चाहे हिंदू कैलेंडर हो, इंडियन कैलेंडर हो, या फिर जो इंग्लिश कैलेंडर का आज हम प्रयोग कर रहे हैं,
तो हम न्यू ईयर कब मनाते हैं? जब हमारी पृथ्वी सूर्य की पूरी एक परिक्रमा कर लेती है। तो जी। कैलेंडर के लिए तो सूर्य ही आधार है, लेकिन दिन के लिए सूर्य आधार नहीं है। दिन तो रात 12 ही बजे बदल रहा है। जी। तो ये चीज देखिए, ये कितनी ऑड है। हमने कैलेंडर के लिए पूरे साल के लिए सूर्य को आधार माना, लेकिन डेट बदलने के लिए सूर्य को आधार नहीं माना। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। 15वीं शताब्दी की टेक्नोलॉजी मैकेनिकल थी, तो जो उस समय बेस्ट पॉसिबल था, उस समय के आविष्कारकों ने वो विश्व को करके दिया। 500-600 साल वो चीज़ चली और लोगों ने उसका आनंद लिया और उपयोग किया। लेकिन बिल्कुल। आज 21वीं शताब्दी में जब हम इन चीज़ों को भी नाप सकते हैं, तब 21वीं शताब्दी में हमें विश्व को जो और टेक्नोलॉजी के साथ और उपयोगी चीज़ें देनी चाहिए, वो अब देनी चाहिए, जो कि हमारी भारतीय कालगणना पर आधारित 30 मुहूर्तों का या 30 घंटे का समय प्रणाली है। इसको अब हम वैदिक घड़ी के रूप में विश्व को दें और पूरे विश्व को इसकी नॉलेज दें और लोगों को इसकी एक्सेप्टेंस बनवाएं, ताकि विश्व को इस समय का फ़ायदा मिल पाए। जी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये हमारे सभी श्रोताओं के लिए। एक और प्रश्न हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, जो अक्सर आजकल देखने में आ रहा है। चूँकि आपने बताया कि वैदिक घड़ी मुहूर्त को निकालने में काफ़ी असरदार है, तो आजकल जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे त्योहार, बहुत सारे व्रत उपवास, उसमें एक से ज़्यादा समय या दिन उनके लिए बताए जाते हैं कि इस दिन भी कर सकते हैं, उस दिन भी कर सकते हैं, या फिर मुहूर्त भी कि भाई इस बार तो रात का ही मुहूर्त है, सुबह का नहीं। तो क्या इस सब चीज़ों में भी फ़ायदा मिलेगा इस वैदिक घड़ी से? जी बिल्कुल। ये जो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है, जो हिंदू इंडियन त्यौहार मन रहे हैं, या हमारे कल्चरल रिचुअल के जो टाइमिंग्स के जो मुहूर्त निकलते हैं, बिल्कुल। तो उनमें ये वेरिएबिलिटी इसलिए आ रही है क्योंकि हम इसको ये सूर्य के आधार पर और नक्षत्रों के आधार पर नहीं नापते। मैकेनिकल घड़ी तो एक तरीके से चल रही है। तो ये वैदिक घड़ी इन चीज़ों में बिल्कुल फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि हमारी डेट रात में नहीं बदल रही, सूर्य उदय पे बदल रही है। और यही भारतीय जो भी काल गणना पर आधारित रिचुअल्स हैं, उनका आधार ही यही है कि जब सूर्य उदय होगा तभी दिन शुरू होगा। तो ये ऐसा ना होने से 24 घंटे की घड़ी में हमारे रिचुअल्स के डेट बदल जाती हैं, जी। टाइमिंग बदल जाती है, कई चीज़ें 2 दिन हो रही होती हैं, क्योंकि एक्चुअली तो वो डेट बदली नहीं होती। हम जिसको मान रहे हैं कि वो मंगल से बुधवार हो गया, वो लेकिन सुबह मंगलवार था, लेकिन हमने बुधवार मान लिया। कई लोग व्रत रखते हैं, रात के 12 बजे व्रत तोड़ देते हैं, जी। लेकिन वो तो सूर्योदय पे तोड़ा जाना चाहिए, उन्होंने तो सेम ही डेट में व्रत तोड़ लिया। लेकिन जी। एक्चुअली तो रिचुअल अगर फॉलो करें तो वो सूर्योदय पे उनको तोड़ना था। बिल्कुल। जो एस्ट्रोलॉजी होती है, कई बच्चे जो रात में 2-3 बजे पैदा हो रहे हैं, तो उनके लिए तो डेट मान ली कि वो डेट अगले दिन की, जैसे मान लीजिए आज कितनी है, आज है 9 मार्च, तो आज जो बच्चा पैदा होगा 10 मार्च को सुबह 3 बजे, वो 10 मार्च में आएगा। लेकिन काल गणना की जो एस्ट्रोलॉजी की पद्धति है, उसमें वो 9 ही मार्च है, जी। और वो दिन भी नहीं बदला, वो शनिवार में है, वो अभी उसमें नहीं गया संडे में। लेकिन उसकी जो एस्ट्रोलॉजी जो जानकारक हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से करते हैं। जिनको अधूरा ज्ञान है, वो 24 घंटे में हिसाब से डेट बदल के उसका पंचांग वंचांग बना के उसकी एस्ट्रोलॉजी गलत कर देते हैं। जी। तो अगर ये समय यूज होगा तो एग्जैक्टली पता होगा ये 12वें मुहूर्त, तीसरे काल, चौथे कास्था में पैदा हुआ है। जी। तो उसका जो मुहूर्त के हिसाब से जो कुंडली बनेगी, वो एग्जैक्टली सही बना करेगी। और जो उज्जैन में और भारत में ऐसे बहुत से विशेषज्ञ मौजूद हैं जो ऑलरेडी ये कर रहे हैं। ये जी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको भी बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि उनको वो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। जी। अभी वो- तक वो हाथ से कैलकुलेट कर रहे जी, थे। हाथ से कैलकुलेट करते होंगे, अब वो सिर्फ समय देखेंगे और वो जान जाएंगे कि ये इस वक्त हुआ है। तो यही टेक्नोलॉजी का काम है, चीज़ों को आसान बनाना। तो यही वैदिक घड़ी ये कार्य करेगी। बिल्कुल। तो वेदों को और टेक्नोलॉजी को मिलाकर जो एक ये इनोवेशन आपने किया है, ये निश्चित तौर से बहुत सहायक हमें समझ में आ रहा है कि है। और हमारे जो संस्कृति के 30 त्योहार हैं, या ज्योतिष ले लें, इस तरह से जो भी हमारे जो संस्कृति की चीज़ें हैं, उसमें उनकी गणनाओं में बहुत ज़्यादा मददगार होगी ये वैदिक घड़ी। ये हम समझ पाए हैं आपकी आज इस जानकारी से। तो आपने बताया कि मुहूर्त हुआ, ज्योतिषी गणना हुई, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में वैदिक घड़ी सहायक है। हम ज़रूर चाहेंगे कि एक बार शॉर्ट में आप फिर से हमारे श्रोताओं को बता सके कि इस वैदिक घड़ी को देखकर वो क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। जो अभी हमारी वैदिक घड़ी उज्जैन के टावर पर लगी है, या फिर इसकी जो वेबसाइट और एप्लीकेशन जो हम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें जो वैदिक समय लिख के आता है, वैदिक टाइम,
तो उसमें जो पहले उसमें 3 अक्षर जैसे आवर्स मिनट सेकंड जो 24 घंटे वाले होते हैं, वैसे ही हमारे में भी आवर्स मिनट सेकंड है, लेकिन उसका संस्कृत रूपांतरण है मुहूर्त काल कास्था। आवर्स मतलब मुहूर्त, सेकंड मिनट्स मतलब काल और सेकंड्स मतलब कास्था। तो जो हमारा एक मुहूर्त है, मतलब हमारा एक दिन पहले 2 सूर्योदय के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 30 मुहूर्त। तो हमारा एक दिन 30 मुहूर्त का है। एक मुहूर्त हमारा बराबर हुआ 48 मिनट आज के इंग्लिश समय के। एग्जैक्टली 48 मिनट नहीं, लगभग 48 मिनट। जो हमारा फिर काल है वो एक काल बराबर हुआ 96 सेकंड के इंग्लिश समय के। और जो एक कास्था है मतलब हमारा सेकंड, वो है इंग्लिश समय के 3200 मिली सेकंड के बराबर। तो हमारा मुहूर्त काल कास्था 30 आवर्स 30 मिनट 30 सेकंड या 30 मुहूर्त 30 काल 30 कास्था का है। तो ये जो 30 मुहूर्त हैं, इसमें आप ये 30 मुहूर्त का नाम देख सकते हैं। उसमें शून्य लिखा है, पहला लिखा है तो रुद्र मुहूर्त हो रहा है, दूसरा लिखा है तो मित्र मुहूर्त हो रहा है। तो इस घड़ी में वो मुहूर्त का नाम, मुहूर्त का नंबर, साथ ही दिन में आने वाले जो भी शुभ मुहूर्त हैं, जैसे अभिजीत मुहूर्त का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय और अमृतकाल का समय, और भी दिन में आने वाले जो अशुभ मुहूर्त हैं जैसे राहु काल, यमगढ़ और भी दुर्मुहूर्त, इन सबको भी देख सकते हैं। साथ ही नक्षत्र देख सकते हैं, सूर्य राशि, चंद्र राशि देख सकते हैं, वेदर फोरकास्ट भी देख सकते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी देख सकते हैं और ग्रीनविच मीन टाइम भी देख सकते हैं। तो और भी जो ज्योतिष गणनाओं के लिए चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो सब भी आप इसमें देख सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है मुहूर्त काल कास्था, जो सबसे ऊपर उसमें चलता है। वो भारतीय काल गणना पर आधारित 30 मुहूर्तों का समय है। बाकी चीज़ें इसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए दी गई हैं, और उपयोगिता हमें बढ़ानी किसकी है, वो है भारतीय काल गणना पर आधारित जो वैदिक घड़ी बनी है 30 मुहूर्तों की, उसकी। जी, बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज आपने रेडियो दस्तक के श्रोताओं को हमारे इस कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात में दी, और आपके जो इनोवेशन है वैदिक घड़ी का, उसके बारे में बहुत ही डिटेल में आपने जानकारी दी। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी इस कार्यक्रम को लोग सुन रहे होंगे उन्हें अब वैदिक घड़ी को देखना धीरे धीरे आ जाएगा। अंत में आरोह जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से आप हमारे उज्जैन वासियों को, हमारे उज्जैन के लोगों को, रेडियो दस्तक के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो आपका सपना है, जो आपका पैशन है, पहले तो आप अपना लाइफ में पर्पस जानने की कोशिश करो। क्या आपको खुशी देता है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपकी एग्जिस्टेंस क्या फ्रूटफुल बनाएगा। मैंने कई करियर स्विच किए, कई चीज़ें बदली, और तब तक लाइफ में कोई सक्सेस नहीं मिली। मैंने इस घड़ी को भी बना के दूसरी चीज़ें करने की कोशिश करी कि मैं कुछ पैसे भी कमा लूँ और इनोवेशन भी कर लूँ, और मुझे तब भी सक्सेस नहीं मिली। जब तक मैंने सब छोड़ के सिर्फ अपनी घड़ी को नहीं साधा, तब तक ये बात कहीं तक नहीं पहुँची। जब मैंने अपना पूरा डेडिकेशन इस घड़ी को लगाया, सब पैसे को महत्वता छोड़ के, परिवार को भी महत्वता कम दे के जब मैंने ये कार्य किया, तब जाके मेरे को 4 से 5 साल लगे इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने में कि ये एक घड़ी विश्व के सामने आ पाए और ये शुरुआत हो पाए। तो इसको इतना समय लगता है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई अपना पैशन फॉलो करने के लिए किसी को छोड़ के या सब कुछ छोड़ छाड़ के भागने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप विश्व के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, अगर आप अपने लिए अच्छा कर रहे हो, तब तो वो आपके ऊपर है। लेकिन आप अगर समाज के लिए और विश्व के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो और आप सही हो अपने पार्ट पे, तो अगर आप अपने 4 दोस्तों को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को नहीं कन्विंस कर पाओगे, तो आप विश्व को कभी नहीं कन्विंस कर सकते। तो इसकी शुरुआत तो आपके घर से ही होती है। अगर मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार ने मुझ पे यकीन किया और ये समय मान लिया कि नहीं बेटा 30 घंटे ही होंगे, मेरे दोस्तों ने बोल दिया नहीं आज से मेरे लिए 24 घंटा नहीं 30 ही घंटा सही है, तो आपकी ये जीत है और यहीं से आपकी शुरुआत होगी। तब जाके आप किसी चीज़ को एक देश में या विश्व के सामने ला पाएंगे और अपने आप को सबके सामने प्रस्तुत करके एक सही पोजीशन पा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आरोह जी। बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये चर्चा करके। और एक वैदिक घड़ी हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य से आपने बनाई है कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में जो सही समय की एक नेचुरल या कह सकते हैं सूर्य के रूप में गणना होनी चाहिए, वो ये घड़ी करने में सफल रहे। और
आपको भी आगे के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में आने के लिए और हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं से बातचीत करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।